स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट्स, हम केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के बारे में बात कर रहे थे कि अगस्त 1953 में शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव से केंद्रीय समाज कल्याण मंडल और 1953 में हर केंद्र समाज कल्याण मंडल की जब स्थापना हुई उसके बाद हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हर राज्यों में भी राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल बनाए जाएं। इसलिए 1954 में राज्यों में भी राज्य समाज कल्याण मंडल बनाए गए, लेकिन इनके बनाने के उद्देश्य थे जिसके हम आपको पहले जिसके बारे में बात कर चुके हैं। इनका संगठन कैसे था उसके बारे में बात कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय समाज कल्याण मंडल और राज्य समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं। इनका कामों में पहला काम है कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करना। यह पालना घर योजना 1974-75 में शुरू की गई थी और भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक संगठनों के माध्यम से इस योजना को शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य था कि निम्न आय वर्ग के कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों को सेवाएं देना। इस योजना में उन श्रमिकों के बच्चों को सेवाएं दी जाती थी जो निर्माण के काम में लगे हैं और उन बच्चों की आयु 5 वर्ष तक वो बच्चे 1 से 5 वर्ष के बीच होने चाहिए। इस योजना में बच्चों को उनके सोने की व्यवस्था, उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, टीकाकरण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। यह कार्यक्रम मंडल के द्वारा ऐसे संगठनों को सौंप दिया गया जिन्हें कल्याण कार्यक्रमों के कार्य करने का पहले से ही अनुभव हो। यानी राज्य समाज कल्याण मंडल की सिफारिश के बाद छोटी संस्थाओं को भी अनुदान दिया जाता है। हर अभिकरण एक एकक या क्षेत्र की आवश्यकता और संस्था की क्षमता के अनुसार कई एककों के लिए अनुदान के पात्र हैं या उन्हें अनुदान मिल सकता है। एक एकक में 25 बच्चे होते हैं। 1 जनवरी 2006 से कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम। मंडल के द्वारा प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम की योजना को बनाया। इस योजना का उद्देश्य था कि काम के अवसरों को योग बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना, साथ ही साथ उन्हें इतना प्रतिभाशाली बनाना ताकि वो खुद आत्मनिर्भर बन सके और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। महिलाओं में सीखने तथा सिखाने की परंपरा को विकसित करना। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शैक्षिक समाज कल्याण संस्थाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान ले सकती हैं, लेकिन अनुदान के लिए कुछ शर्तें हैं। वो संस्था कम से कम 3 साल से कल्याण गतिविधियां चला रही हो या उसकी एक अलग से विधिवत समिति हो। शिक्षा के पाठ्यक्रम को चलाने के लिए एक उप समिति हो जिसमें महिला सदस्य होनी चाहिए। इस शिक्षा के पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और गंदी बस्तियों में किया जाने लगा। आदिवासी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो साक्षरता में अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसमें महिलाओं के लिए 2 साल का आवासीय या गैर आवासीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें वे या तो रेगुलर उम्मीदवार के रूप में मान्यता प्राप्त प्राथमिक, मैट्रिक या हायर सेकेंडरी परीक्षा में बैठ सके और अनावासीय उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष का ये पाठ्यक्रम होगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में 10th या उसके इक्वल कोई परीक्षा में उन लोगों को बैठाना,
लेकिन अगर कोई महिला इन परीक्षाओं में फेल हो जाती है तो उसे 1 साल का अनावासीय पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाना। महिलाओं को वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम देना जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। इस योजना में मैट जो महिला उम्मीदवार 10th में फेल हो गई है उसके लिए 1 साल का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है ताकि वो दूसरी बार परीक्षा में बैठ सके। 15 साल से अधिक आयु की लड़कियों को जिन्होंने सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में चयन किया है और फेल हो गई हैं, वो इस पाठ्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए हर साल अनुदान दिया जाता है और अनुदान राशि 3 साल के जो पाठ्यक्रम के योजना के अनुसार जो बजट मिला है उसी के अनुपात में अनुदान दिया जाता है। साथ ही केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के द्वारा महिलाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाया गया है। इस योजना का उद्देश्य ये था कि 15 वर्ष की ऊपर की आयु की योग्य और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो रोज़गार प्राप्त कर सकें। 15 साल से ऊपर की एज की महिलाओं को विशिष्ट पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शिक्षा का मौलिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुकी हो तथा जिन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया है वो ही इस कार्यक्रम के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम में संस्था के आवास के रखरखाव और आवासीय और अनावासीय उम्मीदवार के जेब खर्च, छात्रवृत्ति, शिक्षकों के वेतन, मकान किराया, परीक्षा शुल्क, विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कच्चा माल खरीदने की अनुमति दी जाती है, मशीनों को खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। संस्था को केवल अनुदान एक ही बार दिया जाएगा। यदि आने वाले सालों में वो संस्था इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम को नहीं चला पाता तो उसे मशीनरी या जो भी अनुदान मिला है वो वापस लौटाना होगा। अनुदान संस्था को देते समय यह भी कहा जाता है कि संस्था जो उम्मीदवार उस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं या उस संस्था में आ रहे हैं उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। मंडल के द्वारा ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं क्योंकि काम और मजदूरी आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये उन व्यक्तियों के लिए और भी ज़रूरी है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के द्वारा महिला, विधवा, तलाकशुदा और जो शारीरिक रूप से बाधित हैं उन लोगों को रोज़गार दिलाने के अवसर प्रदान करता है ताकि वो अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें, अपने घर और घरों के आसपास काम कर सकें और उन्हें कोई समस्या ना हो। इसके लिए मंडल के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। ये वित्तीय सहायता इस प्रकार दी जाती है: हस्तशिल्प वस्तुओं को इकट्ठा करना, हथकरघा प्रशिक्षण, कृषि पर आधारित उत्पादक जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और बकरी पालन, इनके लिए सहायता दी जाती है। इस सहायता के लिए एक एकक की स्थापना की जाती है और उसे 3 लाख तक का अनुदान दिया जाता है और इस एकक से ये उम्मीद की जाती है कि वो 30 से 50 महिलाओं को रोज़गार दे। साथ ही जब अनुदान की राशि संस्था द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है और उसकी समस्त वसूली व्यय के लिए धनराशि सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। थैंक यू बच्चों।